All right, so we will start with chapter 6. Chapter 6 is superposition of waves. बहुत सिंपल चैप्टर है, वेरी इजी, प्रोवाइडेड कि आपको बेसिक्स पता होना चाहिए. तो आई विल स्टार्ट फ्रॉम बेसिक्स. तो व्हाट इज अ वेव? बेसिकली वेव होता है एक मैकेनिकल वेव की बात कर रहा हूँ मैं. तो मैकेनिकल वेव इज अ डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस्ड इन एन इलास्टिक मीडियम. मतलब फॉर एग्जांपल हमारे पास मान लेते हैं कि एक स्ट्रिंग है, एक रस्सी है. हमने उस रस्सी का एक एंड दीवार पे लगा के रखा है और दूसरा एंड फ्री है. और अगर हम फ्री एंड को एक जर्क देंगे मतलब हम वाइब्रेट करवाएंगे, तो वी गेट समथिंग लाइक दिस, राइट? तो क्या हुआ कि पार्टिकल का मतलब मीडियम क्या है? यहाँ पे मीडियम एक स्ट्रिंग है, रस्सी है. उस मीडियम का हर एक पार्टिकल डिस्टर्ब हुआ and each particle started vibrating, right? So each particle of the medium is performing simple harmonic motion. पहले तो ये पता होना चाहिए. So a wave, mechanical wave is a disturbance produced in an elastic medium. Elastic medium क्यों? क्योंकि जब पार्टिकल अपने एक्सट्रीम पोजीशन पे आएगा, यहाँ पे आएगा, तो उसको वापस भी जाना है. अगर मीडियम इलास्टिक नहीं होगा, आपको याद होना चाहिए फ्रॉम 11th यू हैव लर्न व्हाट इज इलास्टिसिटी. सो इफ द मीडियम इज नॉट इलास्टिक इन नेचर, तो पार्टिकल एक बार मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे आ गया या डिस्प्लेस हो गया, तो डिस्प्लेस होने के बाद वो अपनी जगह पे वापस जाएगा ही नहीं. इसलिए वेव की जब हम बात करते हैं, स्पेसिफिकली मैकेनिकल वेव वो वेव होता है जिसको एक मीडियम रिक्वायर्ड होता है. फॉर एग्जांपल साउंड वेव इज अ मैकेनिकल वेव क्योंकि वहां पे एक मीडियम रिक्वायर्ड है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लाइक लाइट, वो एक ऐसा वेव है जिसके लिए मीडियम रिक्वायर्ड नहीं है. तो हम यहाँ पे सुपरपोजिशन ऑफ वेव इस चैप्टर में हम मैकेनिकल वेव्स की बात करेंगे. सो द वेव्स नीड अ मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन. तो जो भी मीडियम हम लोग यूज करने वाले हैं प्रोपोगेशन के लिए, इट शुड हैव बेसिकली इलास्टिसिटी. तो मीडियम जो है वो इलास्टिक होना चाहिए नेचर में. दिस इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट. एनीवेज, तो इम्पॉर्टेंट क्या है कि a mechanical wave is a disturbance produced in an elastic medium. So each particle of the medium performs simple harmonic motion. तो जब एक वेव एक मीडियम से ट्रेवल कर रहा है, हर एक पार्टिकल मीडियम का, ईच पार्टिकल लाइक दिस पार्टिकल, ईच पार्टिकल इज परफॉर्मिंग वाइब्रेशन, मतलब ईच पार्टिकल इज परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, राइट? तो वेव क्या करता है? वेव बेसिकली कैरीज एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट. ओके, तो इतना बेसिक्स पता होना चाहिए आपको. अब आपको पता होना चाहिए व्हाट इज सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव. सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव, नाम में ही सब कुछ है. सिंपल हार्मोनिक, तो आपने सिंपल हार्मोनिक मोशन मतलब ऑसिलेशन हमने इस से पहले कल ही हमने खत्म किया है. तो बेसिक्स यू शुड नो. तो व्हाई वी कॉल अ वेव एज सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए दैट हम जब एक स्ट्रिंग पे एक वेव जनरेट करते हैं, तो ईच पार्टिकल ऑफ दिस स्ट्रिंग वाइब्रेट्स, मतलब ईच पार्टिकल परफॉर्म्स सिंपल हार्मोनिक मोशन. फिर वो पार्टिकल चाहे जहां पे हो, यहाँ पार्टिकल है, यहाँ है, हियर, सो इट इज कंटिन्यूअसली परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन. मतलब द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम आर वाइब्रेटिंग. फिर आप बोलोगे कि ऐसा कैसा? व्हाई आई सी दिस स्ट्रक्चर, ऐसा क्यों दिखता है? ये स्ट्रक्चर विद टाइम चेंज होता है. अब एट सम इंस्टेंट ऑफ टाइम एक पार्टिकल मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मतलब एम्पलीट्यूड पे है. तो ये भी हो सकता है कि एट सम अदर इंस्टेंट ऑफ टाइम, फॉर एग्जांपल लेट अस टॉक अबाउट टू पार्टिकल्स, एक पार्टिकल ए है, एक पार्टिकल बी है. तो इस इंस्टेंट में ए जो है वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे है और बी जो है वो मिनिमम डिस्प्लेसमेंट मतलब जीरो डिस्प्लेसमेंट पे है, मतलब मीन पोजीशन पे है. पर एट सम अदर इंस्टेंट ऑफ टाइम ऐसा भी हो सकता है कि ए मीन पे आ गया और बी जो है एक्सट्रीम पे चले गया. तो ऐसा होता रहता है. तो each particle of this wave performs exactly the same motion, simple harmonic motion with same period. तो पीरियड भी सेम है, इनका एम्पलीट्यूड भी सेम है.
सिर्फ ऐसा है कि पार्टिकल्स आर नॉट इन द सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन। एक पार्टिकल मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे है, दूसरा मीन पे है, तीसरा कहीं और ही है, समथिंग लाइक दिस एंड सो ऑन सो फोर्थ, राइट? सो ऑल दिस पार्टिकल्स, पूरे वेव इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो हर एक पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा। अब इसलिए इसको बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक वेव, बिकॉज ईच पार्टिकल ऑफ द मीडियम इज परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसको प्रोग्रेसिव क्यों बोलते हैं? इसको प्रोग्रेसिव इसके लिए बोलते हैं बिकॉज दिस वेव इफ इट कंटिन्यूसली ट्रैवल, अगर ये कंटिन्यूसली ट्रैवल करता रहा विथ टाइम, मतलब रुकेगा नहीं, it will continuously travel, such wave is called as progressive wave. So a wave in which the disturbance produced in the medium travels in a given direction continuously without any damping is called as simple harmonic progressive wave. तो मतलब उस मीडियम का हर एक पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है, एंड एडिशनली ये जो वेव है ये कंटिन्यूसली ट्रेवल कर रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव। ओके, सो आई विल नॉट गो इनटू प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोग्रेसिव वेव, क्योंकि आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया। आई हैव टोल्ड यू मेनी प्रॉपर्टीज, जैसे कि each particle of the medium performs simple harmonic motion, दूसरा all the particles of the medium have same amplitude, period and frequency, तीसरा the state of each particle is different at a given instant of time, चौथा no particle remains permanently at rest, पांचवा the particle, आपको तो पता है ना सिंपल हार्मोनिक मोशन हमने कल ही खत्म किया, जब पार्टिकल मीन पोजीशन पे होगा तब उसका वेलोसिटी मैक्सिमम होता है। So the particle has maximum velocity when it is at mean position. When the particle is at extreme position, then its velocity is minimum, मतलब zero. ये हमको already simple harmonic motion से पता है, right? So I will not go into details of properties of simple harmonic wave, progressive wave. Since for revision we have limited time, तो हमको time का use अच्छे से करना है। तो next important thing that you must know is superposition of waves. ये बहुत important टॉपिक है, तो पहले हम लोग कॉन्सेप्ट समझ लेंगे, फिर हम इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन करेंगे। तो आइडिया इज वेरी सिंपल। लेट अस टेक टू वेव्स, हम लोग दो वेव्स ले लेते हैं यहाँ पे। ओके, जस्ट अ मिनट, गिव मी अ मिनट। And this concept is really, really interesting and simple concept. Okay, so let us say ये एक वेव है हमारे पास, एंड हमारे पास और एक वेव है। अगर ये दोनों वेव्स एक टाइम पे, सेम पॉइंट पे पहुंच गए, सो इफ द टू वेव्स रीच एट अ गिवन पॉइंट साइमल्टेनियसली, तो क्या होता है? देन देयर इज रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। मतलब क्या? इनके एम्पलीट्यूड्स का एडिशन या सब्ट्रैक्शन होगा डिपेंडिंग ऑन, अभी जैसे यहाँ पे दोनों वेव्स जो है, इन दोनों का क्रेस्ट क्रेस्ट मैच हो रहा है, इन दोनों का ट्रफ ट्रफ मैच हो रहा है, तो हम लोग बोलते हैं these two waves are in phase. तो वेव नंबर 1 एंड वेव नंबर 2 दे आर इन फेज, राइट? इसको बोलते हैं सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। सो द एडिशन, द वेक्टर एडिशन ऑफ amplitudes of two waves or more waves when they reach at a point simultaneously, that is superposition of waves. आप ऐसा भी बोल सकते हो, the redistribution of energy of two waves when they reach at a point simultaneously, क्योंकि wave carries energy, तो दो वेव एक साथ एक पॉइंट पे आ गए तो there is redistribution of energy. अब इस केस में क्योंकि दोनों वेव्स का क्रेस्ट क्रेस्ट ट्रफ ट्रफ मैच हो रहा था, तो इन दिस केस द रिजल्टेंट वेव
the resultant wave will be a wave with higher amplitude. तो इन दोनों का एडिशन होने के बाद हमको नया वेव मिलेगा which will have a higher amplitude. क्यों? क्योंकि दोनों के एम्पलीट्यूड्स का यहाँ पे एडिशन हो रहा है क्योंकि दोनों वेव्स इन फेज थे, राइट? ओके, बट ऐसा भी हो सकता है और ऐसा होता है. नो, आई कैन नॉट सेट इट लाइक दिस. तो मुझे और एक वेव ड्रॉ करना पड़ेगा यहाँ पे, राइट? सो दिस इज ऑल्सो पॉसिबल that you have second wave which is out of phase, मतलब पहली वेव का और दूसरी वेव का एक का क्रेस्ट दूसरे के ट्रफ के साथ मैच हो रहा है. तो इस केस में जो रिजल्टेंट वेव बनेगा उसका एम्पलीट्यूड जो होगा वो सब्ट्रैक्शन ऑफ द टू होगा, समथिंग लाइक दिस. तो इसको हम लोग बोलते हैं सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स. ओके, तो मोर मैथमेटिकल डिटेल्स विल गो इनटू नेक्स्ट चैप्टर. हम लोग जो वेव ऑप्टिक्स में देखने वाले हैं, सिर्फ फॉर द टाइम बीइंग सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स क्या होता है ये पता होना चाहिए. हमारे पास दो वेव्स थे, वो एक साथ एक ही पॉइंट पे आ गए, तो उनकी एनर्जी का रिडिस्ट्रीब्यूशन मतलब उनकी एम्पलीट्यूड का एडिशन या सब्ट्रैक्शन होता है. दैट इज ऑल यू नीड टू नो. अब ओके, सो नाउ वी कैन पुट दिस ऑल दिस इन मैथमेटिकल फॉर्म. तो वो बहुत इजी चीज है. जस्ट गिव मी अ मिनट. ओके, तो जो हमारे पास पहला वेव था, लेट मी से पहले वेव का इक्वेशन था y1 इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी. जो दूसरा वेव था, लेट मी से उसका इक्वेशन है a2 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस सम फेज डिफरेंस. देखो, फेज डिफरेंस मतलब क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ बताया आपको, क्रेस्ट क्रेस्ट मैच हो रहा है तो फेज डिफरेंस 0 है. क्रेस्ट ट्रफ मैच हो रहा है तो फेज डिफरेंस पाई है 180 डिग्री, क्योंकि एक का क्रेस्ट दूसरे के ट्रफ के साथ मैच होना मतलब पाई का फेज डिफरेंस. जिसको नहीं पता मैं बता देता हूँ. वेव बनता कैसे है? इमेजिन अ सर्कल. आपने एक सर्कल इमेजिन किया, टॉप मोस्ट पॉइंट इज क्रेस्ट एंड बॉटम मोस्ट इज ट्रफ. फिर आपने वेव के दो टुकड़े कर दिए और पीसेस करने के बाद जो नीचे का पीस था उसको आपने शिफ्ट कर दिया. तो नीचे के पीस को आपने शिफ्ट कर दिया, मतलब ये ट्रफ आ गया, राइट? नाउ द थिंग इज, यहाँ पे आपको दिखता है क्रेस्ट और ट्रफ में एंगल कितना बनता है? 180 डिग्री का एंगल बनता है. तो क्रेस्ट और ट्रफ जब दो वेव्स के मैच होते हैं तो वी से दैट द फेज डिफरेंस इज पाई रेडियन और 180 डिग्री. अब हम दो वेव ले रहे हैं, हमको फेज डिफरेंस नहीं पता, वी डोंट नो कि क्रेस्ट क्रेस्ट मैच हो रहा है कि क्रेस्ट ट्रफ मैच हो रहा है, वो नहीं पता. हमने बोला कि पहले वेव का इक्वेशन है a1 sin ओमेगा t, दूसरे का इक्वेशन है a2 sin ओमेगा t plus phi, where phi is phase difference between first and second wave. According to superposition principle, resultant amplitude या resultant displacement is given by y1 plus y2. तो ये आपको मिल जाएगा a1 sin ओमेगा t plus a2 sin ओमेगा t plus phi. तो आप इसको लिख सकते हो a1 sin ओमेगा t प्लस a2 और साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव पे आप अप्लाई करोगे साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला. तो साइन ऑफ ए प्लस बी इज साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी. So this will be equal to a1 sin omega t plus a2 sin omega t cos phi plus a2 cos ओमेगा टी साइन फाइव. तो पहले दो टर्म में से आप साइन ओमेगा टी कॉमन निकाल सकते हो, बचेगा a1 प्लस a2 cos फाइव. सो आफ्टर यू टेक आउट साइन ओमेगा टी कॉमन, यू आर लेफ्ट विथ दिस थिंग प्लस सेकेंड टर्म जो थर्ड टर्म जो था इट विल बी एज इट इज a2 cos ओमेगा टी साइन फाइव.
अब हमको कुछ assumptions करने पड़ेंगे, हमको बोलना पड़ेगा let a1 plus a2 cos phi is equal to a sin theta, okay, a cos theta, और a2 sin phi as a sin theta. We have to make some assumptions, okay? So under this assumptions आपको मिल जाएगा y इक्वल टू साइन ओमेगा टी, ये a1 प्लस a2 cos phi को हमने लिखा है a cos थीटा, प्लस ये हमारे पास cos ओमेगा टी था और a2 sin phi को हमने लिखा है a sin थीटा, वेयर कैपिटल A इज रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, क्योंकि देखो दो वेव्स जब सुपर इम्पोज होते हैं तो ये आ गया आपका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड A, ये पहले का एम्पलीट्यूड था A1, ये दूसरे का एम्पलीट्यूड था A2, तो दो वेव्स मिलके जो तीसरा वेव बना है उसका जो एम्पलीट्यूड होगा दैट इज कैपिटल A। तो हमारे पास ये आ गया है, A कॉमन निकाल लेते हैं हम लोग, साइन ऑफ ओमेगा टी कॉस थीटा प्लस कॉस ओमेगा टी साइन थीटा, तो हमको मिल जाएगा y इक्वल टू a, अभी वापस से साइन a cos b cos a sin b, तो ये आ जाएगा आपका साइन ऑफ a प्लस b, साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा मतलब, राइट। तो व्हाट वी नोटिस इज, हमने ये देखा कि दो वेव्स का सुपर पोजिशन होने के बाद जो रिजल्टेंट बना है वो भी एक सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव है, सो दिस इज ऑल्सो अ वेव, राइट, गुड। तो मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स का मतलब क्या होता है कि दो वेव्स या दो से ज्यादा वेव्स एक साथ एक टाइम पे आ गई तो उसके एम्पलीट्यूड्स का डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर एडिशन होगा। तो हम लोग फॉर द सेक ऑफ सिंप्लीफिकेशन दो ही वेव्स कंसिडर कर रहे हैं, y1 इक्वल टू a1 sin ओमेगा t, दूसरा वेव है y2 इक्वल टू a2 sin ओमेगा t प्लस phi, वेयर phi इज फेज डिफरेंस। जिनको फेज डिफरेंस नहीं पता होगा यू कैन आस्क मी लेटर, दिस इज समथिंग दैट यू मस्ट हैव लर्नड इन 11th, ठीक है। y1 प्लस y2 हमने कर दिया, हमको रिजल्टेंट वेव मिल जाएगा बाय एडिशन ऑफ फर्स्ट टू, उसके बाद तो प्योर मैथमेटिक्स है। तो फाइनली यू हैव शोन दैट y इक्वल टू a sin of omega t plus theta, राइट। नाउ हमने जो ये दो assumptions किए हैं these are very important, क्यों, क्योंकि हमको what we want is ये जो a लिखा है हमने, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो लिखा है हमने, हमको उसका इक्वेशन चाहिए। तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को स्क्वायर एंड ऐड करता हूँ तो मैं a cos थीटा का स्क्वायर करता हूँ और a sin थीटा का स्क्वायर करता हूँ और दोनों को ऐड कर देते हैं, तो ये आपको मिलेगा a1 प्लस a2 cos phi का स्क्वायर प्लस a2 sin phi स्क्वायर, लाइक दिस, ओके। सो वी आर जस्ट स्क्वेयरिंग एंड एडिंग, तो आपको मिल जाएगा यहाँ से a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, मैंने a स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, इक्वल टू ये जो पहला टर्म है ये a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर है, तो a1 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos phi प्लस a2 स्क्वायर cos स्क्वायर phi प्लस a2 स्क्वायर sin स्क्वायर phi, राइट। अब व्हाट यू विल डू इज a स्क्वायर इक्वल टू, क्योंकि ये 1 हो गया आपका, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 होता है, a1 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos phi प्लस a2 स्क्वायर, और इन दोनों टर्म से a2 स्क्वायर कॉमन निकाल लिया तो sin स्क्वायर phi प्लस cos स्क्वायर phi, तो वो भी 1 आ गया। तो अल्टीमेटली यू विल हैव a which is resultant amplitude to be under root of a1 square plus a2 square plus 2a1 a2 cos of phase difference phi, और यही आपने वेक्टर से भी सीखा था, यू ऑलरेडी नो दिस, दो वेक्टर का रिजल्टेंट ये आपको ऑलरेडी पता है, राइट। सो ultimately you have found out what is
resultant amplitude of two waves when they reach at a point simultaneously. Now we can talk about special cases. स्पेशल केस जो हमने डिस्कस किया है ऑलरेडी, कौन सा? ये इन फेज. इन फेज मतलब फेज डिफरेंस जीरो. तो इफ, so let us talk about special cases. स्पेशल केस मतलब पहला कि जब फेज डिफरेंस जीरो है. फेज डिफरेंस जीरो मतलब crest of one wave is matching with, overlapping with, coinciding with crest of another wave. तो phi 0, तो cos 0 1. तो आपको मिल जाएगा a इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2. तो आपको मिल जाएगा दिस इज लाइक a1 प्लस a2 ब्रैकेट स्क्वायर. तो आपको मिल जाएगा a1 प्लस a2. तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज जस्ट एडिशन ऑफ टू, और ये हमने ऑलरेडी डायग्राम से देखा है. तो ये a जो है ये a1 प्लस a2 है, और यहाँ पे ये जो a आएगा यहाँ पे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड a विल बी a1 माइनस a2, ऐसा आएगा, देखेंगे. तो स्पेशल केस नंबर 2, जब दो वेव्स आउट ऑफ फेज होते हैं, मतलब एक का क्रेस्ट दूसरे के ट्रफ से मैच होता है, तो 180 डिग्री का फेज होता है. तो cos ऑफ 180 इज -1. तो आपको a मिल जाएगा यहाँ पे अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर माइनस 2a1 a2 cos ऑफ 180 विच इज -1. तो मैंने माइनस लिख ही दिया यहाँ पे. तो ये ऐसा था, बट आई हैव ऑलरेडी रिटन इट लाइक दिस. तो मिल जाएगा a एज अंडर रूट ऑफ a1 माइनस a2 ब्रैकेट स्क्वायर, मतलब a1 माइनस a2. ओके, तो जब दो वेव्स आउट ऑफ फेज बाय 180 हो, मतलब एक का क्रेस्ट दूसरे के ट्रफ के साथ मैच हो रहा है, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड दोनों का सब्ट्रैक्शन होता है. दिस इज व्हाट यू शुड नो. अब हमको ये भी पता होना चाहिए कि इंटेंसिटी, व्हाट इज इंटेंसिटी? देखो सिंपल चीज है, दो वेव्स थे, दोनों एक पॉइंट पे एक साथ आ गए, है ना? तो वो जो पॉइंट है वो कितना ब्राइट दिखेगा उसको बोलते हैं इंटेंसिटी, है ना? तो इंटेंसिटी, मैक्सिमम इंटेंसिटी कब होगी? क्योंकि हमको पता है इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर. तो इंटेंसिटी मैक्सिमम कब होगी? जब दोनों वेव्स इन फेज होंगे. तो मैक्सिमम इंटेंसिटी विल बी व्हेन एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम स्क्वायर. और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कब होगा? जब a1 प्लस a2 मतलब दोनों का एडिशन होगा तब. और मिनिमम इंटेंसिटी कब होगा? जब दोनों का सब्ट्रैक्शन होगा तब, मतलब एम्पलीट्यूड्स का सब्ट्रैक्शन होगा तब. मतलब जब दो वेव्स आउट ऑफ फेज बाय 180 डिग्री होंगे तब मिनिमम इंटेंसिटी. जब फेज डिफरेंस जीरो होगा, मतलब क्रेस्ट ऑफ वन इज मैचिंग विद क्रेस्ट ऑफ अदर, देन मैक्सिमम इंटेंसिटी. राइट? तो इतना आपको पता होना चाहिए, इतना इज कंपल्सरी टू नो, ये पता होना चाहिए. अब नेक्स्ट टॉपिक दैट यू शुड नो इज स्टेशनरी वेव. और स्टेशनरी वेव्स, ये पता होने से पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज इक्वेशन ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव. सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव इज गिवन बाय y इक्वल टू a sin of omega t minus kx. This is a simple harmonic progressive wave traveling in positive x direction. बीच में माइनस मतलब वेव जो है वो पॉजिटिव x डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, और बीच में प्लस मतलब वेव जो है वो नेगेटिव x डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, ये पता होना चाहिए. सो अब ये जो सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव है, इसके मैथमेटिकल इक्वेशन को लिखने के बहुत सारे तरीके हैं. यू कैन राइट इट इन मेनी फॉर्म्स. तो यू कैन राइट इट एज y इक्वल टू a साइन ओमेगा, क्या होता है? 2 पाई होता है ना? 2 पाई बाय टाइम पीरियड होता है, मतलब 2 पाई बाय टाइम पीरियड into t, या तो 2 पाई टाइम्स ऑफ फ्रीक्वेंसी into t, वो भी ठीक है. So whatever you want to write, the way you want to write down is okay. So you can write down 2 pi nt, ये भी चलेगा, 2 pi t अपॉन कैपिटल T भी चलेगा. k इसको बोलते हैं वेव वेक्टर, और ये आता है 2 pi बाय लैम्बडा. ओके, तो ये एक इक्वेशन हो गया. तो y इक्वल टू a साइन ऑफ, मैं 2 pi कॉमन निकाल लेता हूँ, nt माइनस x बाय लैम्बडा, ये भी एक फॉर्म हो गया. So this is also a simple harmonic progressive wave traveling along positive x-axis.
तो ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में वेव ट्रेवल कर रहा है। इसके 4 फॉर्म और है, और मैं 4 फॉर्म की बात नहीं करने वाला अब, क्योंकि हमारे पास उतना टाइम नहीं है। नाउ देखो, स्टेशनरी वेव का मतलब क्या होता है। एक तो हम बोल रहे हैं सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव मतलब जो वेव कंटिन्यूअसली ट्रेवल कर रहा है। फिर ऊपर से हम बोल रहे हैं स्टेशनरी। स्टेशनरी मतलब जो रेस्ट पे है। तो ये जो इक्वेशंस मैंने लिखे हैं, ये सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव के ही है। हमको इसमें से एक ही इक्वेशन की जरूरत है, विच इज दिस वन, राइट। अब व्हाट हैपेंस इज, मान लेते हैं हमने यहाँ पे 2 रिजिड सपोर्ट लिए। रिजिड सपोर्ट मतलब लाइक अ वॉल। हमने यहाँ पे 2 वॉल के बीच में एक रस्सी को बांध दिया। असम्पशन कि हमने दोनों जगह पे इसको प्लक ये टाई कर दिया है ना। अब अब हम एक वेव जनरेट करेंगे। तो हमारे पास एक ही वेव है, तो स्टेशनरी वेव का कॉन्सेप्ट याद रखने के लिए ये समझना जरूरी है कि आपके पास एक ही वेव था। वो एक वेव ऐसा गया यहाँ से, और यहाँ पे आने के बाद, बी पॉइंट पे आने के बाद वो रिफ्लेक्ट होके वापस आ रहा है। तो दिस वेव इज रिफ्लेक्टिंग बैक, राइट। सो दिस इज व्हाट यू शुड नो। ओके, सो हमारे पास ये एक वेव है वन, वेव नंबर 1, विच वॉज ट्रेवलिंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन। तो वेव ऐसा ट्रेवल हुआ पॉजिटिव डायरेक्शन में, वो रिफ्लेक्ट होके वापस आया। ओके, तो दिस इज हाउ यू नीड टू रिमेम्बर कि आपके पास एक वेव है जो जा रहा है और वापस आ रहा है। तो जो जा रहा है वो y1, मतलब ट्रेवलिंग अलोंग पॉजिटिव, और जो वापस आ रहा है वो y2 इक्वल टू a, क्योंकि सेम वेव है तो एम्पलीट्यूड सेम रहेगा। साइन ऑफ 2 पाई एन टी सिर्फ यहाँ पे प्लस एक्स बाय लैम्बडा होगा। ओके, तो हमारे पास एक वेव था जो पॉजिटिव डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा था, वो रिफ्लेक्ट होके वापस आया। मतलब नाउ यू हैव अनदर वेव व्हिच इज ट्रेवलिंग अलोंग नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। अब इन दोनों का सुपर पोजिशन होगा। तो यू विल राइट y इक्वल टू y1 प्लस y2। ओके, देन y इक्वल टू y1 था a साइन ऑफ 2 पाई, साइन ऑफ 2 पाई एन टी माइनस एक्स बाय लैम्बडा, प्लस y2 था a साइन ऑफ 2 पाई एन टी प्लस एक्स बाय लैम्बडा। अब आप इन दोनों इक्वेशन से a को कॉमन निकाल लो, फिर आपके पास बचेगा साइन ऑफ 2 पाई एन टी माइनस एक्स बाय लैम्बडा प्लस साइन ऑफ 2 पाई एन टी प्लस एक्स बाय लैम्बडा, राइट। मैं इसको बोल देता हूँ, देखो, द थिंग इज आई कैन कॉल दिस एंगल एज C एंड दिस एंगल एज D। तो हमको साइन C प्लस साइन D का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो साइन C प्लस साइन D का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। 11th ट्रिग्नोमेट्री में आता है ये। 2 साइन ऑफ C प्लस D बाई 2 इंटू कॉस ऑफ C माइनस D बाई 2। तो ये आप अप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा देयरफॉर y इक्वल टू a 2 साइन ऑफ C एंगल क्या था, ये पूरा C एंगल था। तो ये था आपका 2 पाई एन टी माइनस एक्स बाय लैम्बडा, ये आपका C एंगल है, प्लस D 2 पाई एन टी प्लस एक्स बाय लैम्बडा, है ना, अपॉन 2, होल अपॉन 2, क्योंकि 2 साइन C प्लस D बाय 2 है। तो what we are going to do is like this, okay, और into cos of C minus D, मतलब into cos of C minus D by 2।
तो y इक्वल टू a, और ये 2 भी लिख लेते हैं यहाँ पे, 2a साइन ऑफ, जब इन दोनों को आप ऐड करोगे ऊपर तो व्हेन यू ऐड दिस, तो x बाय लैम्बडा टर्म जो है वो कैंसल आउट हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा सिर्फ 2 टाइम्स ऑफ 2 पाई एन टी बाई 2, ये 2 भी कैंसिल हो गया। कॉस ऑफ, जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो वाइल सब्ट्रैक्टिंग पहला टर्म कैंसिल हो जाएगा और आपके पास बचेगा 2 टाइम्स ऑफ 2 पाई एक्स बाय लैम्बडा बाई 2, कैंसिल कैंसिल, तो आपको मिलेगा अल्टीमेटली y इक्वल टू 2a cos ऑफ 2 पाई x बाय लैम्बडा इंटू साइन ऑफ 2 पाई एन टी। आपको एक वेव का मैथमेटिकल इक्वेशन, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन पता होना चाहिए। अगर नहीं पता होगा तो फिर आपको ये स्टेशनरी वेव क्यों बोलते हैं कभी समझेगा नहीं। सॉरी टू बी वेरी फ्रैंक, because you should always know that y equal to some amplitude into sine of omega t. This is the equation of a wave. तो 2 pi omega मतलब 2 ओमेगा मतलब 2 pi n। तो इसका मतलब मैंने क्या लिखा है, ये जो टर्म है आपकी 2a cos of 2 pi x by lambda, ये है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मतलब इन दोनों वेव्स का सुपर पोजिशन होने के बाद सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव ट्रैवलिंग अलोंग पॉजिटिव x एंड सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव ऑफ द सेम एम्पलीट्यूड ट्रैवलिंग अलोंग नेगेटिव x, दोनों का सुपर पोजिशन होने के बाद जो रिजल्टेंट इक्वेशन मिला, उसका जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है वो आया 2a cos of 2 pi x by lambda। मतलब अल्टीमेटली आपको मिला y इक्वल टू r sin 2 pi nt। नाउ इफ यू कंपेयर करो, y1 क्या था, y1 था आपके पास a sin ऑफ 2 pi nt माइनस 2 pi x by lambda, ऐसा था। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे साइन के एंगल में एक x टर्म था, मतलब वेव वाज ट्रैवलिंग अलोंग x, ट्रैवलिंग अलोंग x, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, अब हमारे पास जो इक्वेशन बना है उसके साइन के एंगल में x तो है ही नहीं। x का नहीं होना आपको ये बताता है कि ये जो वेव बना है, दो वेव्स के कॉम्बिनेशन से ये जो वेव बना है ये ट्रैवलिंग नहीं है, ये स्टेशनरी है, क्योंकि साइन ऑफ एंगल के अंदर x नहीं है। x कहाँ पे है, एम्पलीट्यूड में है। तो इसका मतलब ये जो वेव है ये हमेशा ऐसा ही दिखेगा, इन द फॉर्म ऑफ लूप, स्टैंडिंग दिखेगा। हमको हमेशा इसके लूप्स ही दिखने वाले हैं, इसलिए इसको बोलते हैं स्टैंडिंग वेव या फिर स्टेशनरी वेव। सो एवरीथिंग कम्स फ्रॉम बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ फॉर्मूलाज, है ना। अब क्योंकि ये वेव स्टैंडिंग है, स्टेशनरी है, तो यू कैन सी कि देर आर सम पॉइंट्स, जैसे ए पॉइंट, जैसे बी पॉइंट, और जैसे सेंटर में सी पॉइंट। तो ये ए बी और सी जो पॉइंट्स है इनका कभी डिस्प्लेसमेंट होता ही नहीं है, उसको बोलते हैं नो डिस्प्लेसमेंट पॉइंट्स, नोडल पॉइंट्स, नोड्स। और यहाँ जो ये पॉइंट्स है यहाँ पे, ये हमेशा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे होते हैं। तो ये नो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट है, एंटी है, तो इसको बोलते हैं एंटी नोडल पॉइंट या तो फिर एंटी नोड्स। सो देयर आर सम पॉइंट्स व्हिच have no displacement, they are called as nodes, and there are some points which have maximum displacement which are called as anti nodes। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग नोड्स और एंटी नोड्स का कंडीशन देख लेंगे। तो हम लोग पहले बात कर लेते हैं एंटी नोड्स की। देखो एंटी नोड्स मतलब नो डिस्प्लेसमेंट का अपोजिट, मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मतलब एम्पलीट्यूड ज्यादा है इनका, मैक्सिमम है। तो हमको ऑलरेडी क्या पता है कि एम्पलीट्यूड क्या है, 2a cos ऑफ 2 पाई x बाय लैम्बडा। तो फॉर एंटी नोड मतलब फॉर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, cos की वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए, है ना। तो फॉर एंटी नोड्स
R is maximum, और R is maximum का मतलब होता है which means that cos की वैल्यू मैक्सिमम, और cos की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है? +-1 पे। तो R को मैक्सिमम होना है, A तो कांस्टेंट ही था ना, R को मैक्सिमम होना है तो cos को मैक्सिमम होना है, मतलब cos को +-1 होना है। और cos की वैल्यू +-1 कब होती है? एक cos की वैल्यू +1 होती है 0 पे, -1 होती है 180 डिग्री पे, मतलब पाई पे। तो 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई ऐसा सारे के सारे एंगल्स पे cos की वैल्यू या +1 होगी या -1 होगी, क्योंकि cos 0 +1, पाई -1, 2 पाई +1, 3 पाई -1, 4 पाई +1 and -1 and so on so forth। तो ये आ गया cos of p pi, where p is 0, 1, 2 and so on। This is whole number basically। ओके, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि 2 पाई x बाय लैम्बडा आपको मिलना चाहिए p पाई। इसका मतलब ये होता है कि आपको x की वैल्यू मिलनी चाहिए p लैम्बडा बाय 2, और आपको ये पता होना चाहिए x मतलब क्या? x मतलब वो पॉइंट है जहां से वेव स्टार्ट हो रहा है। तो आई विल नॉट गो इनटू डिटेल्स ऑफ दैट एनीवेज। तो हमको कंडीशन मिल गई, कहां कहां पे एंटीनोड्स बनेंगे? p लैम्बडा बाय 2 पे, मतलब 0 पे एंटीनोड। अभी 0 मतलब, देखो मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। हमारे पास एक रस्सी थी, हमने 2 रिजिड सपोर्ट में बांध दिया। हमने क्या किया? ये जो सेंटर है, सेंटर को प्लग किया। बचपन में खेला होगा ना, रबर बैंड लेके एक साइड मुंह में, दूसरा साइड से हाथ में, उसको प्लग करते हैं सेंटर में। तो सेंटर में प्लग किया मतलब एक्स यहां से स्टार्ट हो रहा है। तो जहां पे प्लग किया, जहां पे आपने उस रस्सी को खींच के छोड़ दिया, वहां पे एंटीनोड बनेगा। मतलब एंटीनोड हमेशा x इक्वल टू 0 पे बनेगा, मतलब ऐसा आएगा। तो पहला एंटीनोड यहाँ बनेगा। ओके, तो एनीवेज, तो हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, बट व्हाट यू शुड नो कि एंटीनोड्स कहाँ कहाँ बनेंगे। p लैम्बडा बाय 2 पे एंटीनोड्स बनेंगे, मतलब x इक्वल टू 0, p की वैल्यू 1 डालोगे तो लैम्बडा बाय 2, 2 डालोगे तो लैम्बडा, 3 डालोगे तो 3 लैम्बडा बाय 2, 2 लैम्बडा। ये सारे पॉइंट्स पे एंटीनोड बनने वाला है। अब फिर नोड्स कहाँ बनेंगे? इजी है। नोड्स मतलब नो डिस्प्लेसमेंट। सो नोड मतलब जीरो डिस्प्लेसमेंट। सो फॉर r टू बी मिनिमम, r की वैल्यू मिनिमम होने के लिए यू शुड हैव cos ऑफ, वो जो था वहां पे, cos ऑफ 2 पाई x बाय लैम्बडा शुड बी इक्वल टू 0। और cos की वैल्यू 0 कब होती है? पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, है ना, पाई बाय 2 पे होती है, 3 पाई बाय 2 पे होती है, 5 पाई बाय 2 पे होती है। तो इन शॉर्ट, cos ऑफ depends on how you want to write it down। तो 2p प्लस 1 पाई बाय 2 पे होती है। +1 क्यों लिखा? बुक्स में -1 लिखा है। देखो प्रॉब्लम ये है कि आप चाहो तो बीच में माइनस भी लिख सकते हो, पर याद रखना फिर कि हमने एंटीनोड के केस में p को 0 से स्टार्ट किया था। ओके, तो एंटीनोड के केस में हमने p को 0 से स्टार्ट किया था। तो अगर आपको वापस से p 0 से स्टार्ट करना है नोड्स के केस में, तो यहाँ पे प्लस आएगा। क्यों? अगर माइनस लिख दिया मैंने और p के वैल्यू 0 डाल दी, तो cos ऑफ 2 इंटू 0 -1, मतलब cos ऑफ -π/2 की बात कर रहे हो आप। तो अगर p की वैल्यू 1 डालते हैं, तो फिर उस केस में 2 इंटू 1 इज 2, -1, मतलब ये +π/2 आ जाएगा आपका। तो you have to be little careful। For p equal to 0, you have -π/2 here। For p equal to 1, you have +π/2 here। or what I like doing is प्लस लिख दो। क्या फर्क पड़ता है? मैं p की वैल्यू जस्ट टू कीप यूनिफॉर्मिटी, नोड्स के केस में भी p की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी, एंटी नोड्स के केस में भी p की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी।
ओके अगर आपको बुक रेफर करना है तो आप माइनस डाल दो, आप ई की वैल्यू 1 से स्टार्ट कर दो, डजंट मैटर रियली, बात तो एक ही है। तो डू दिस वे और डू दैट वे, बात तो एक ही है बेसिकली। ओके गुड। सो नाउ आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 2 पाई एक्स बाय लैम्बडा इक्वल टू 2p प्लस 1 पाई बाय 2, पाई पाई गया, x आ गया आपका 2p प्लस 1 लैम्बडा बाय 4। तो अब कहां कहां पे एंटी नोड बनेंगे वो देख लेते हैं। ओके तो x इक्वल टू p के लिए 0 डाल दी, तो 2 इंटू 0 मतलब 0 प्लस 1 लैम्बडा बाय 4, तो लैम्बडा बाय 4 पे बनेगा। p की वैल्यू 1 डाल दी तो 3 लैम्बडा बाय 4, 5 लैम्बडा बाय 4, सो ऑन सो फोर्थ। तो अगर आप नोटिस करोगे, मैं आपको समझा ही देता हूं अब विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। ये हमारे पास थी रस्सी, इस रस्सी को मैंने फ्री एंड पे प्लग कर दिया और मेरे पास बन गया ऐसा एक स्ट्रक्चर। ओके फिर यही वेव वापस आया घूम फिर के रिफ्लेक्ट होके नेगेटिव डायरेक्शन में ऐसा। प्लग कहाँ किया था? यहाँ पे, मतलब ये x इक्वल टू 0 है, x इक्वल टू 0 पे बराबर से एंटी नोड आया है, मैंने ऑलरेडी बताया है आपको। उसके बाद अगला एंटी नोड कहाँ पे है? लैम्बडा बाय 2 डिस्टेंस पे, मतलब यहाँ पे। अगला कहाँ पे है? तो लैम्बडा पे है, उसके अगला कहाँ पे है? 3 लैम्बडा बाय 2। सो दिस आर द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट्स ऑफ एंटी नोड्स। अब अगर आप नोटिस करोगे नोड्स कहाँ बना है? लैम्बडा बाय 4। तो 0 और लैम्बडा बाय 2 के बिल्कुल बीच में ये लैम्बडा बाय 4, फिर लैम्बडा बाय 2 और लैम्बडा के बिल्कुल बीच में 3 लैम्बडा बाय 4, फिर उसके बाद लैम्बडा और 3 लैम्बडा बाय 2 के बिल्कुल बीच में 5 लैम्बडा बाय 4। मतलब ये कि नोड्स और एंटी नोड्स अल्टरनेटिवली बनते हैं। एंटी नोड नोड, एंटी नोड नोड, एंटी नोड नोड, एंटी नोड नोड। तो हम ऑलरेडी देख रहे हैं यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव, मतलब एक के बाद एक आने वाले कंसेक्यूटिव एंटी नोड्स में डिस्टेंस है लैम्बडा बाय 2, लैम्बडा बाय 2, लैम्बडा बाय 2। और सिमिलरली दो नोड्स में भी लैम्बडा बाय 2, लैम्बडा बाय 2। और एक नोड और एक एंटी नोड में लैम्बडा बाय 4, है ना। तो स्टेशनरी वेव का ये प्रॉपर्टी हो गया। व्हाट इज द प्रॉपर्टी? कैसे लिखोगे, है ना? द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड्स इज लैम्बडा बाय 2, द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव एंटी नोड्स इज लैम्बडा बाय 2। दो तो यही हो गए। द डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट नोड एंड एंटी नोड इज लैम्बडा बाय 4, 3, है ना। नोड्स एंड एंटी नोड्स आर ऑलवेज फॉर्म अल्टरनेटिवली, फोर्थ प्रॉपर्टी हो गया। क्या है, व्हाट इज देयर, इट्स सो सिंपल। तो क्या सीखा आपने? आपने ये सीखा कि कहाँ कहाँ पे एंटी नोड्स बनते हैं पी लैम्बडा बाय 2, कहाँ कहाँ पे नोड्स बनते हैं 2p प्लस 1 लैम्बडा बाय 4 पे। तो एक एंटी नोड, फिर नोड, फिर एंटी नोड, फिर नोड। तो एंटी नोड टू एंटी नोड लैम्बडा बाय 2 डिस्टेंस है, नोड टू नोड लैम्बडा बाय 2 डिस्टेंस है, एंटी नोड टू नोड इज लैम्बडा बाय 4 डिस्टेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन शॉर्ट प्रॉब्लम कहाँ आता है? डेरिवेशन नहीं करने आता। क्यों नहीं करने आता? ये इसलिए नहीं आता बिकॉज यू रन आफ्टर रट्टाफिकेशन, कोर मेमोरी पे बहुत जोर डालते हो। कुछ नहीं है, एक वेव है। कौन सा वेव है? सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव। एक ही वेव है, वही वेव रिफ्लेक्ट होके आया। तो पहले वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा था, तो ए साइन ऑफ 2 पाई एन टी माइनस आया, वही रिफ्लेक्ट होके आया तो ए साइन 2 पाई एन टी प्लस होके आएगा, क्योंकि वो नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा। तो ये इक्वेशन आपको मिल गया। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या बोलता है कि इन दोनों वेव का एडिशन होगा, तो एडिशन कर लो, y इक्वल टू वाई वन प्लस वाई टू। फिर क्या, मैथमेटिक्स ही है, सब मैथमेटिक्स करते रहो। फाइनली यू विल एंड अप गेटिंग दिस इक्वेशन। फिर आप बोलोगे दिस इज अ वेव बट दिस इज नॉट अ वेव विच इज ट्रेवलिंग, नो मोर प्रोग्रेसिंग, स्टेशनरी है। क्यों स्टेशनरी है? साइन के जो एंगल में x है ही नहीं, x नहीं है मतलब ये मूव नहीं हो रहा। गुड। तो ये जो r आया है दिस इज रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ऑफ दैट स्टैंडिंग और स्टेशनरी वेव। फिर हमको पता लगा कि ये जो स्टेशनरी वेव होती है
ये जो स्टैंडिंग वेव होती है ये इन द फॉर्म ऑफ लूप होती है। लूप दिखता है, जैसे ये लूप नंबर 1, ये लूप नंबर 2। तो जब लूप बनता है तो कुछ पॉइंट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे होंगे और कुछ पॉइंट नो डिस्प्लेसमेंट पे होंगे। तो जो पॉइंट नो डिस्प्लेसमेंट में उसको बोलते हैं नोड्स, जो पॉइंट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट में उसको बोलते हैं एंटी नोड्स। क्योंकि नोड्स नो डिस्प्लेसमेंट का एंटी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। तो अगर एंटी नोड होना है तो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होना है, और एम्पलीट्यूड के इक्वेशन में कॉस आता है। तो एम्पलीट्यूड को मैक्सिमम होना है मतलब कॉस को मैक्सिमम होना है। तो कॉस की मैक्सिमम वैल्यू कब आती है? प्लस या -1 पे। -1 नेगेटिव मैक्सिमम है, -1 मिनिमम वैल्यू नहीं है। मैक्सिमम -1 इज मैक्सिमम बट इन द नेगेटिव साइड। तो आप लिखोगे cos ऑफ 2 पाई x बाय लैम्डा शुड बी +-1। लेकिन +-1 कब आता है? cos का वैल्यू p पाई पे, p मतलब 0 पे, फिर पाई पे, फिर 2 पाई पे, 3 पाई पे, 4 पाई पे, 5 पाई पे एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो p पाई where p is 0 1 2 3 4, तो 0, फिर 1 डालूंगा तो पाई, 2 डालूंगा तो 2 पाई, 3 डालूंगा तो 3 पाई, सो ऑन सो फोर्थ। तो आपको यहाँ से मिल गया डिस्टेंस वेयर एंटीनोड्स आर फॉर्म्ड इज p लैम्डा बाय 2। तो x equal to 0, lambda by 2, lambda 3, lambda by 2, 2 lambda and so on so forth are the distances where antinodes are formed. Similarly, nodes मतलब node displacement मतलब amplitude 0 मतलब cos of 2 pi x by lambda 0 मतलब cos of 2 pi x by lambda equal to cos of 2p plus 1 lambda by मतलब pi by 2। क्यों? क्योंकि cos की वैल्यू 0 कब होती है? pi by 2, 3 pi by 2, 5 pi by 2, 7 pi by 2 and so on so forth। याद रखना कि यहाँ पे प्लस जब आप लिख रहे हो तो p की वैल्यू आप 0 से स्टार्ट कर रहे हो। अगर आप अंदर माइनस लिख रहे हो तो p की वैल्यू 1 से स्टार्ट कर रहे हो। मैं हमेशा प्लस लिखता हूँ क्योंकि मुझे ये याद रखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है कि एंटी नोड्स में p की वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है, वोल नंबर होता है। नोड्स में p की वैल्यू 1 से स्टार्ट होती है, इंटीजर होता है। आई डोंट केयर, मैं दोनों को 0 से स्टार्ट करूंगा, ये मेरा लिखने का तरीका है। बुक्स आपको रेफर करने आप कर सकते हो, आई डोंट माइंड, but for me I will be doing this, right? So finally we know where nodes and antinodes are formed now। अब होता है यहाँ से मेन टॉपिक स्टार्ट, मतलब ये तो पूरा बैकग्राउंड था। अब हम देखेंगे modes of vibration of a stretched string, modes of vibration of a stretched string। So what we have is हमारे पास दो रिजिड सपोर्ट है और हमने यहाँ पे एक स्ट्रिंग लगा के रखी है। लाइक दिस। अब मोड्स मतलब देखो ऐसा है कि सबसे पहले हम बात करते हैं फंडामेंटल मोड्स। ओके, अब मैं आपको मोड से पहले ले जाता हूं देयर सम इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज कॉल्ड एज, मैं बताता हूं जस्ट अ मिनट। तो पहले आपको हार्मोनिक्स एंड ओवरटोन्स पता होना चाहिए। अगर आपको हार्मोनिक्स और ओवरटोन्स नहीं पता है तो देयर इज नो पॉइंट इन टॉकिंग अबाउट मोड्स ऑफ vibrations of a stretched string। So just a minute, I'll first tell you what are harmonics, what are overtones। okay, तो सबसे पहले you should know what are harmonics and what are overtones। देखो एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं कि आई एम अ गिटारिस्ट, मैं गिटार बजाता हूँ। गिटार बजाता हूँ मतलब गिटार से अलग अलग साउंड निकल सकता है, मतलब अलग अलग फ्रीक्वेंसीज गिटार से आ सकते हैं। मैं मान लेता हूँ कि जो पहली फ्रीक्वेंसी हमारे पास आई उसकी वैल्यू है n, सम नंबर n। ये 10 हो सकता है, 20 हो सकता है, 30 हो सकता है, जो भी है। पहला नंबर n आया, उसके बाद n के जितने भी इंटीग्रल मल्टीपल होंगे, मतलब 2n, 3n, 4n एंड सो ऑन सो फोर्थ, मतलब 20, 30, 40, 50, 60, मैं ऐसा बोल रहा हूँ, राइट?
तो ये जो पहली फ्रीक्वेंसी होती है, पहली फ्रीक्वेंसी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी, इसको बोलते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी अलोंग विथ ऑल ऑफ इट्स इंटीग्रल मल्टीपल्स, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मतलब n, along with all its integral multiple मतलब 2n 3n 4n 5n 6n 7n and so on, इन सबको मिला के बोलते हैं हार्मोनिक्स। तो पहली फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं फंडामेंटल, और उसके बाद जितने भी इंटीग्रल मल्टीपल है उसको बोलते हैं हार्मोनिक्स। मतलब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हो गया फर्स्ट हार्मोनिक, 2n हो गया सेकंड हार्मोनिक, 3n हो गया थर्ड हार्मोनिक, 4n हो गया फोर्थ हार्मोनिक, 5n हो गया फिफ्थ हार्मोनिक, सो ऑन सो फोर्थ। अब ओवरटोन का मतलब क्या है? ऐसा भी हो सकता है कि मैं एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रहा हूं, उसमें n है, फिर 2n है, 3n है, 4n है, 5n है, मतलब सारे के सारे हार्मोनिक्स प्रेजेंट है। पर ऐसा भी हो सकता है मैंने दूसरा इंस्ट्रूमेंट लिया, उसमें पहला फ्रीक्वेंसी n मिला, फिर 2n गायब है, फिर 3n मिला, फिर 5n है। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी तो n ही है, लेकिन फंडामेंटल के बाद का जो पहला फ्रीक्वेंसी अवेलेबल होता है दैट इज फर्स्ट हार्मोन, फर्स्ट ओवरटोन। ये है सेकंड ओवरटोन। तो देखो बात ऐसी है, n ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, ओके। n के सारे इंटीग्रल मल्टीपल मिला के दोज आर हार्मोनिक्स, ओके। तो n अगर फंडामेंटल है, फर्स्ट हार्मोनिक है, 2n सेकंड हार्मोनिक है, 3n थर्ड हार्मोनिक है, 4n फोर्थ हार्मोनिक है, 5n फिफ्थ हार्मोनिक है। पर ऐसा भी हो सकता है कि किसी एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में n के बाद सीधा 3n आया, फिर 5n आया। तो फंडामेंटल के बाद जो पहला अवेलेबल फ्रीक्वेंसी होता है उसको बोलते हैं फर्स्ट ओवरटोन, फिर सेकंड को बोलते हैं सेकंड ओवरटोन। तो सेकंड केस में फंडामेंटल n है, फिर फर्स्ट ओवरटोन 3n है, फिर सेकंड ओवरटोन फिफ्थ n है। मतलब यहाँ पे सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स प्रेजेंट है, 2n मिसिंग है, 4n मिसिंग है। तो यहाँ पे यू हैव फर्स्ट ओवरटोन एज थर्ड हार्मोनिक, ओके। लेकिन ऊपर का जो केस था उसमें n के बाद 2n था, तो 2n आपका आ गया फर्स्ट ओवरटोन। तो फंडामेंटल के बाद जो पहला अवेलेबल फ्रीक्वेंसी है वो 2n है, वो फर्स्ट ओवरटोन है, लेकिन 2n सेकंड हार्मोनिक भी है, ओके। तो ये आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो व्हाट आई वांट इज दैट at least up to harmonics and overtone you should read today, so that we can continue this point onwards in the next session, right? क्योंकि ये समझेगा तो ही आपको modes of vibrations of a stretch string समझेगा। तो harmonics and overtones is very easy. Fundamental frequency along with all its integral multiple are called as harmonics. तो n is fundamental मतलब first harmonic, 2n is second harmonic, 3n is third harmonic। और कभी कभी ऐसा होता है कि n के बाद सीधा 3n आया, तो फंडामेंटल के बाद जो पहला अवेलेबल है उसको फर्स्ट ओवरटोन बोल देते हैं। तो फर्स्ट ओवरटोन ये सेकंड हार्मोनिक भी हो सकता है, फर्स्ट ओवरटोन ये थर्ड हार्मोनिक भी हो सकता है, एज शोन हियर, राइट। सो दैट्स इट, विल स्टॉप हियर फॉर टुडे।